अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे पास खरबों डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं जिनके निकालने से पाकिस्तान कर्ज़ों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। वाकई ये खुशखबरी है, हमारे पास इतने ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इन ज़खायर से फ़ायदा उठाएं तो वाकई हम कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस में तमाम शुरका, तमाम मंदोबीब को हम खुश आमदेद कहते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि बलूचिस्तान के पहाड़ों में मादनियात के ज़खायर हैं। के पी, गलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में मादनियात के बहुत ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं। ये मादनी ज़खायर खरबों डॉलर के हैं। इन ज़खायर से पाकिस्तान अपने कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। फिर उनका कहना है कि अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को हम दावत देते हैं कि वह पाकिस्तान के कानकुनी के काम में, मादनियात निकालने के काम में आके अपनी इन्वेस्टमेंट करें ताकि ये काम, इस काम को फ़रोग हासिल हो सके। फिर वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान भर में इन कानों पर सरमायाकारी जो है वो उसको हम प्रमोट करने जा रहे हैं और दुनिया भर से हम तमाम इन्वेस्टर्स को खुश आमदेद कहते हैं कि जो इस कानकुनी के काम में आए। फिर आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर ने भी इस फोरम से खिताब किया। उनका कहना है कि अवाम के पैरों तले मादनी ज़खायर हैं, हाथों में महारत है, इसलिए मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर बात हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुदरती वसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने अपने मुल्क के जो अंदर वसाइल मौजूद हैं उससे हमने कभी फ़ायदा नहीं उठाया। जो भी हुकूमत आती है दावे ज़रूर करती है, प्रोग्राम ज़रूर अनाउंस करती है, लेकिन कुल्ली तौर पर और अमली तौर पर इन मुआहदों के ऊपर जिस तरह भी ये किए जाते हैं, जैसे रेकोडेक का था, पहले वो शुरू हुआ ज़ोर शोर से, बाद में फिर उसमें तातल का शिकार हुआ। आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि नहीं, उसको भी हम रेकोडेक का जो मुआहदा हुआ है, जो प्रोजेक्ट है, उसको भी आगे चलाएंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के अंदर जितने वसाइल मौजूद हैं उनको मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए। और जाहिर है अब एक जदीद दौर है, अब टेक्नोलॉजी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये जितनी कोशिशें की जा रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के लिए, ये बहुत अहम है, बहुत काबिल सताइश है। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी का मसला है, जो सियासी पोलराइजेशन का मसला है, इस तरह के जो मामलात हैं, जब तक हम अपने घर का माहौल जो है वो साजगार नहीं करेंगे, तब तक बाहर से जो सरमायाकारी है उसका ख्वाब तो देखा जा सकता है, लेकिन उसकी अमली जो शक्ल है उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बहरहाल इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन कर रहे हैं रफ़ी उल्लाह नियाज़ी साहब, आप रहनुमा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मोहम्मद अफजल साहब, आप कारोबार करते हैं मादनियात के हवाले से। इमरान एजाज साहब, आप माहिर माशियात हैं। और नईम करीम साहब रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और आपकी गहरी नज़र है मीशत पे। तो नईम करीम साहब, आज ये जो पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा है इस्लामाबाद में, इसके इनेकाद के लिए बड़ी कोशिशें की गई और पूरी दुनिया से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मदऊ किया गया, उनको मुतवज्जो किया गया। तो इसमें कोई शक नहीं, जैसे पहले भी मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर वसाइल तो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि इस वक्त जो कोशिशें की जा रही हैं इस पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के हवाले से, तो इसके कोई समरात हमें मिलेंगे और बाहर से इन्वेस्टर को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की एक और कुछ दिन पहले कौम को तोहफा मिला था, आपको पता है, एनर्जी की शक्ल में और इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में। और अब ये मिनरल फोरम के ऊपर जो बात आज की गई है, जिसके अंदर इंटरनेशनल और प्रोमिनेंट कंट्रीज जो हैं उनके जो मिनिस्टर तक भी इसमें अवेलेबल थे, माइनिंग के भी थे, एनर्जी के भी थे, सऊदी अरब से भी लोग थे उसमें, कीनिया से थे, टर्की से थे। तो मैं समझता हूँ एक ऐसी अचीवमेंट है, एक ऐसी जो पॉइंट है जिसको इन्होंने टच किया है कि जिसको हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए। तो मैं बड़े अरसे से कहता आ रहा हूँ कि बलोचिस्तान
पूरे पाकिस्तान को कई दहाइयों तक चला सकता है। सही। आज हम बलोचिस्तान लेने वाला हाथ है, हम देने वाला हाथ बन सकते हैं अगर उसको हम मैनेज कर लेते और प्रॉपर्ली उसको हम चैनलाइज कर लेते हैं अपनी उन प्रोडक्ट को जो मिनरल्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें जरूरत ही नहीं है। IMF तो बहुत दूर की बात है, हमें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की भी जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह इंटरनेशनल जितने भी कंपनीज हैं या जो कंट्रीज हैं उनको इस फोरम के ऊपर ला के ये बताया जा रहा है, एक एनवायरनमेंट उनको बताई जा रही है, एनवायरनमेंट उनको महसूस भी हो रही है बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर, स्टेबिलिटी के अंदर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहाँ पे नजर आती है वहीं के ऊपर फिर जो लोग आके इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक था मिनरल्स का जो कि अनएक्सप्लोर्ड था, इसको पहले एक्सप्लोर नहीं किया गया, प्रोफेशनली एक्सप्लोर नहीं किया गया। हर हुकूमत ने नारे तो जरूर लगाए, PTI ने भी ये कहा कि पाकिस्तान में से जो है वो दूध की नहरें भी निकल सकती हैं और सोने की खानें भी हैं, सब बात एक ही करते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लोर करना, उसको चैनलाइज करना और उसको इनिशिएट करना, इनिशिएटिव लेना ये उसका हुकूमत का काम नहीं है। ये हुकूमत आई है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं, फॉरेन रिजर्व कहाँ पे, आज कहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि जो मिनरल्स की जो बात आज की जा रही है खाली बलोचिस्तान की नहीं, बाकी सूबों में भी ऐसी। अब सिंध के अंदर कोल के जखायर हैं, इसी तरह KP के अंदर मार्बल्स हैं, इसके अलावा कितनी मादनियात है, और स्पेशली बलोचिस्तान के गोल्ड माइंस, कॉपर माइंस। अब वो गोल्ड कॉपर माइंस 130 बिलियन का तो एक आपका कॉन्ट्रैक्ट है रेकॉर्डिंग का, $130 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट में से आधे आपके पास अगर आते हैं तो आपको अंदाजा कर लें कि हम कहाँ पे अपने फॉरेन रिजर्व में खड़े होंगे। सही। और इस तरह हम चल पड़ते हैं, और इसी तरह जब प्राइवेट कंपनीज और आती हैं उनके साथ हम फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट लेकर चलते हैं, उनको एनवायरनमेंट हम देते हैं, उनको अच्छी हम सिक्योरिटी देते हैं, तो क्यों नहीं लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सही बात। तो इट्स बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमें सबको जितने भी इसके अंदर कौम को मैं समझता हूँ कि हमें इसमें शामिल होना चाहिए हुकूमत के साथ, जहाँ पे अदारे भी एक पेश। जी बिल्कुल। आज सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। जी बिल्कुल। और जी बिल्कुल, कौमी सतह पे बल्कि इंटरनेशनल एक फोरम हुआ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो नियाजी साहब जी जैसे अभी बता रहे हैं, नईम करीम साहब भी, कि पोटेंशियल तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, और जो भी हुकूमत आती है दावा भी करती है, प्रोजेक्ट इनिशिएट भी करती है। क्या वजूहत होती हैं कि ये प्रोजेक्ट फिर मुकम्मल नहीं हो पाते और मुल्क के अंदर जो वसाइल मौजूद हैं हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते? हमने बड़ा अच्छा तरीका निकाल लिया है कि कर्ज लें और फिर 1 साल गुजार लें, फिर एक IMF लें, फिर 1 साल गुजार लें। तो हमारी जो भी हुकूमतें आती हैं वो इतना नापायदार पॉलिसी क्यों इख्तियार करती हैं? पायदार पॉलिसी की तरफ क्यों नहीं आते ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अलवी साहब। मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छी जो समिट हुई है इस्लामाबाद में, बिल्कुल हम इसको सेकंड करते हैं जी। लेकिन इससे डिस्कस करने से पहले हमें माजी में जाना होगा जी। कि बलूचिस्तान के अंदर जब रेकॉर्डिक इसका ठेका जब चिल्ली और कनेडियन इशराकतदारी के TTC गालबन TCC कंपनी को दिया गया, तो लेटर ऑन पता क्या हुआ कि वो बलूचिस्तान की जो हुकूमत थी उस वक़्त की, उसने लाइसेंस इशू नहीं किया, वो मुआहदा ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 2011 में बैरिक्स गोल्ड जो कंपनी है जी, उसके साथ मुआहदा हुआ, और जो इस वक्त 50% रेकॉर्ड एक के जो है ना वो उनका शेयर है, 50% जो वो बलूचिस्तान हुकूमत और दूसरे फेडरेशन का वफाक का है। वहाँ आप देखें, वहाँ भी आपने पता कि उस SOP को आपने क्वालिफाई ना किया और बैरिक्स गोल्ड कंपनी जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चली गई, वहाँ आपको $6 अरब फाइन हुआ। ये करीम साहब सुन ले मेरी बात, ये इमरान खान था जो आया, जो इमरान खान साहब आए, वो माफ हो गया। लेट मी मैं खामोश रहा हूँ। नहीं साहब आपको मौका देंगे, आप सुन लीजिए, बात सुने जरा, हौसला भी रखें। ये इमरान खान साहब थे जो 2022 में उन्होंने ये $6 अरब जो है ना जुर्माना माफ करवाया और एक नया मुआहदा दिया। अब ये सारी बातें शुरू 93 से शुरू हुई हैं, 11 में आके जरदारी की हुकूमत ने की है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब वगैरह इनकी हुकूमत जो इसमें एंटर होगी। अब मैं जिस असल बात की तरफ आता हूँ वो ये कि देखें, ये जो माइंस है ये प्रोविंशियल इशू है जी। आप जब तक 27वीं तरमीम नहीं लाएंगे, 18वीं तरमीम आपके आगे एक एम्बार्गो है, आपको रोक ली है। आप 27वीं तरमीम ला के या तो इसको वफाक अपने कंट्रोल में ले ले, या यू शुड एक आपको एक करना पड़ेगा मुआहदा, यानी प्रोवेंस जो भी है, जहां से भी आपने इसको डिग करना है, जहां से एक्सप्लोर करना है आपने उसको माइंस को, जब तक आप अपनी इन्वायरमेंट नहीं देंगे। और फिर मैं कहता हूँ ये ओपन बिड होनी चाहिए। देखिए खित्ते के जो हालात है ना, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। चाइना आपके सामने है, उसने $60 अरब सी पैक में लगाया और वो नाराज है, वो कहता है मेरे वापस करो। अब उसने रूट अफगानिस्तान को बनाया, आगे रशिया भी आपके अगेंस्ट है, क्योंकि आपने
आपने उसको यूक्रेन को सपोर्ट किया, वो बात भी उनके पास है। बिल्कुल। अब आप अकेले खड़े हो गए हैं, या तो फिर ये है कि आपको 27वीं तरमीम लानी पड़ी होगा वफाक में, या आपको मैदा करना होगा। नाज़िर साहब, अभी जो बातचीत चल रही है इस वक्त ना मादनियात के हवाले से, तो आप ये क्या समझते हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए भी जो स्टेप लिया गया है ये काबिल सताइश है और काबिल अमल है? इसमें कोई शक नहीं, ये बड़ा अच्छा, पहले भी स्टेप अच्छे थे, मगर उसमें जो इश्यूज आए हैं उसको ना उस वक्त रिजॉल्व किया गया। अब आपने एक नया एक जो है ना लॉन्च कर रहे हैं। सही। तो मेरा सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इसको एक तो ओपन बेड करनी चाहिए, दुनिया के तमाम मुआलक जो है उसमें जो है ना शिरकत करें, और जो ज्यादा जो हमें देगा बिड देगा हम उसको दे देंगे। अच्छा इमरान एजाज साहब, आप जैसे गुफ्तगू सुन रहे हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ है, ये ज़ाहिरन तो बहुत अच्छा एक स्टेप लगता है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है मिनरल्स का, लेकिन हमारे यहाँ ये मसला है कि प्रोजेक्ट इनिशिएट होते हैं लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो फिर मुकम्मल नहीं होते। तो आपको ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता नजर आ रहा है? थैंक यू वेरी मच सर। देखिए, आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर लें, आप IMF के प्रोग्राम के ऊपर बात कर लें, आप पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर बात कर लें, आप जिस चीज के ऊपर भी बात कर लें, लेकिन सबसे पहले जरूरी है आपके मुल्क में स्टेबिलिटी। जी बिल्कुल। अगर आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी बंदा पाकिस्तान में आएगा। सही। दूसरी बात यह है कि जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस होंगे, 4-4, 6-6 घंटे लोड शेडिंग होगी, इंटरनेट का कोई पता नहीं होगा, किसी भी वक्त बंद कर दिया जाएगा। इन सब हालात को देखते हुए कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाएगा तो वो सबसे पहले इन सारी चीजों को मद्देनजर रखेगा। दूसरी बात आपकी आगे जो आज का आपका मौजू है मादनियात का, बिल्कुल उसके ज़खायर मौजूद हैं। हमारे पास इतनी अच्छी जरखेज जमीन मौजूद है, हमारे पास बलूचिस्तान में इतनी अच्छी कुदरती वसाइल मौजूद हैं, सिंध में हमारे पास बहुत ज्यादा वसाइल मौजूद हैं। अच्छा, अब ये जो वसाइल मौजूद हैं ये तो सर मौजूद है आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले के। अब बात अगर की जाए तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम हर दफा इस चीज के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, लेकिन हम लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कब करेंगे? सही। क्या अगर तो इस वक्त हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जो कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, सियासतदान भी बिल्कुल साथ अपनी कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सब मिलके कोई एक ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं जिसमें तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए और सबको इस चीज के ऊपर कायल किया जाए कि इन सारे मुआहिदों में किसी भी किस्म की सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं की जाएगी और हमने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के हालात के लिए आगे बढ़ना है। सही। और इसके लिए हमने कुछ ना कुछ करना है। तो देखें, अगर तो इस चीज के ऊपर एक इमरजेंसी नाफिज करके एक पॉलिसी बनाई जाएगी और उसको हुकम को इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर की जाएगी तो डेफिनेटली सर देखें, अब देखें ग्लोबल चैलेंजेस जो आने वाले, अब जो अगली दुनिया में आपको पता है जिस तरह अमेरिका इस वक्त टैरिफ पे टैरिफ की जंग चाइना के साथ शुरू हो गई है। अब मौजूदा हालात में देखें जो आने वाला जो क्राइसिस है उसमें मेन क्राइसिस आपकी ग़िज़ाई अजनास है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपके मुल्क जिस बंदे के पास जो चीज का बेनिफिट होगा ना, वो अल्टीमेटली वो मुल्क उससे अपने बेनिफिट के लिए ट्रेड करेगा और उसकी वो मुंह मांगी कीमत देगा। उसकी वो मुंह मांगी कीमत देगा, जितनी आप कीमत कहेंगे वो उसको उसकी मिलेगी। देखिए हमारे साथ, हम खित्ते में उस हिस्से में है जिसके साथ हमारी कनेक्टिविटी है। सही। हम अगर पाकिस्तान से कनेक्ट होना चाहें तो हम रशिया तक जा सकते हैं, हम अगर यूरोप के साथ कनेक्ट होना चाहें हम तुर्की से निकल के उधर जा सकते हैं, अगर हम एशिया से निकलना चाहे तो हम चाइना के रास्ते काफी आगे तक निकल सकते हैं। सही। लेकिन मसला सारा ये है कि हमने इस कनेक्टिविटी में अपने आप को एक बैलेंसिंग सिचुएशन के ऊपर रखना है। सही। जिस तरह आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, हमें शर्मिंदगी होती है कि हम अपने दुश्मन हरीफ मुल्क का नाम लेते हैं, लेकिन देखें उसकी आज इकॉनमी किधर है। कल आपने यूरोपियन प्रेसिडेंट, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसकी जो प्रेसिडेंट है उसकी आपने स्पीच सुनी है? उसने कहा है ठीक है जी, अगर ट्रंप हर जगह के ऊपर हमारे पास टैरिफ लगाता जाएगा नो प्रॉब्लम, हमारे पास चाइना मौजूद है, हमारे पास हिंदुस्तान मौजूद है, हमारे साथ मलेशिया अदर ऑप्शंस हैं। आप सही कह रहे हैं। हाँ, अदर ऑप्शन है। हम लोग जीरो टैरिफ के ऊपर उनके साथ काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए आज आपका यूरो कहाँ जा रहा है और आपका अमेरिकन सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी हवाले से ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर जो है जो पोटेंशियल है मादनियात का, इसको ग्रैब करने के लिए हमें मुल्क के अंदर से ये पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है इसको ख़त्म करना होगा, हमें माहौल साजगार बनाना होगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोहम्मद अफजल साहब, आप चूँकि मादनियात के कारोबार से मुंसलिक हैं तो आप ये क्या समझते हैं कि इस वक्त ये जो इस वक्त फोरम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा है, ये तो अपनी जगह मुल्क के अंदर मादनियात का कितना पोटेंशियल है और इसके ऊपर कितना काम हो रहा है, कितना काम होना चाहिए, क्या मसाइल है इस इंडस्ट्री के?
अच्छा जी, इसमें जो मादनियत की बात है, मिनरल्स हैं, वो पाकिस्तान की जमीन में है तो बहुत ज्यादा। जैसा कि जिसमें हमारे पास केपीके का जून है जो मिनरल्स से भरपूर है, जी वो चाहे थोड़े से सस्ते मिनरल्स हैं लेकिन उन पे वर्किंग बहुत है। फिर पाकिस्तान का एक मेन एक स्टोन है जिसको हम सोप स्टोन बोलते हैं, टैल्क बोलते हैं, जी जो कि छोटे होते हम लगाते भी थे, पॉटर फार्म में होता है, काफी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी में इस्तेमाल होता है। सही फिर और भी प्रोडक्ट है जिनमें इस्तेमाल होता है। तो उनको वो पाकिस्तान जैसी क्वालिटी दुनिया में किसी भी मुल्क में टैल्क की क्वालिटी नहीं है, सही इतनी ज्यादा है। ठीक है साउथ कोरिया मेन बायर है। तो अगर बात करें हम रिकोटिक, वो एक अलग सेपरेट रह गया इशू, वो जो कि एरिया बहुत ज्यादा है, फिर उसका सिस्टम बहुत महंगा है, सही। कॉपर ऑन माइनिंग है, पहले उसके ऊपर माइनिंग हुई भी नहीं है। तो अगर हम बाकी मिनरल्स की बात करें, पाकिस्तान का जो एक मिनरल्स है वो ही बिलियंस ऑफ डॉलर कह लेंगे कि वो अहमियत रखता है, जिसमें आपकी मार्केट की माइंस आ जाती हैं, सही की आ जाती हैं, सॉल्ट की माइंस आ जाती हैं। जी तो अगर मैं निचले लेवल पे बात करूं कि लोगों ने अपने तौर के अंदर जिन्होंने प्राइवेट माइनिंग की है जी गवर्नमेंट से लीज पे, उन्होंने माइनिंग उस पे कर ली। ठीक है। जैसा कि हमारे पास वाइट नमक की माइंस है, फिर पीएमडीसी की अपनी माइंस है, जी पिंक नमक की। तो लोगों ने प्राइवेट ज्यादा अच्छा काम कर लिया हुआ है ठीक है। बनस्पत तौर ठीक है अपने फोर्सेज यूज करके, अपनी इन्वेस्टमेंट करके, तो वो उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी यूज होता है। फिर उसके अलावा जो अगर इंटरनेशनल फॉर्म की हम बात करें तो उसमें जो सब बड़ा हर्डल एक्सपोर्ट करते हुए हमें जो नजर आता है वो मेन है जो कि डॉलर के ऊपर जाने की वजह से वो कंट्रोल ही नहीं होता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लाइन ट्रेड देती है कि जी हम 800 यूएसडी लेंगे आपसे, और बांग्लादेश सही। अभी जाना पोर्ट जी का खुल ठीक गया तो बांग्लादेश डॉलर जाना शुरू हो गया, रात में जी ज्यादा ठीक है इस्तेमाल होता है। जी ठीक है जी ठीक है। अफजल साहब ऐसी बात को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। तो नईम करीम साहब, ये जो चलो इंटरनेशनल लेवल पे तो मादनियात के शोबे में इन्वेस्टमेंट आने में कुछ मसाइल, जैसे कि दीगर दोस्तों ने भी जिक्र किया है कि यहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे हैं कि मुश्किल है, लेकिन अपनी मुल्की जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या मसाइल हैं, वो क्यों नहीं इस तरफ आ रहे, उनके कोई और तरह के मसाइल हैं, इस तरफ ज़रा तवज्जो दें और बताएं कि ये क्या मामला है। सर एक तो पहली बात तो सर है अवेयरनेस की। जी तो अवेयरनेस लाने की जरूरत है। जो हमारा जो डेटाबेस है ना, जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का, जिसके अंदर ये सारी माइंस का उसको पॉइंट आउट किया जाता है कि किस जगह पे कौन सी माइंस अवेलेबल हैं, फिर उनको लीज आउट करना प्रॉपरली सही। ऑक्शन के थ्रू, वह एक जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, एक वो उसमें थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है लोगों को। और दूसरी चीज टेक्नोलॉजी जो है ना हमारे पास इसकी माइंस की, वो नहीं है कि जो दुनिया आजकल यूज कर रही है। हम अभी तक आप कोयले की कानों में देख रहे हैं, हर साल क्या आप भी सुनते होंगे जी और क्या होता है काफी कि जो कान पर मर बैठती है जाते हैं उसमें बेचारे, इतने लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऑक्सीजन की कमी हो तो वो जाती है। चीजें एक टेक्नोलॉजी हमें लाने की जरूरत है। इसी के लिए तो ये फोरम बनाया गया है, इसके अंदर लाए गए लोग कि वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। जैसे बाकी चीजों में हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बेस के ऊपर लोग आए, यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की, कंपनी ने भी की, जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर की, बैरी जहाजों के अंदर की, मतलब बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया गया है और इसमें अगर हम चले जाते हैं, लोग बहुत सारे मुंसलिक है इस बिजनेस से, लोकली ऑन ग्राउंड बहुत सारे मुंसलिक है, लेकिन उसको जिस तरह एक्सप्लोर करना चाहिए था, जिस तरह उसको आगे लेके जाना चाहिए था, वो नहीं ले जा सके। फिर हमारे पास मिनरल की जो इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप देख लें कितनी यूनिवर्सिटीज के अंदर, हम आप खुद जरा निकलवा लीजिएगा कि आपकी माइनिंग की इंजीनियरिंग कितनी इस शोबे में वाकई आप सही कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है। आप मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में करके बैठ जाते हैं। आप माइंड्स में करें उनको, आप उनको अपॉर्चुनिटीज दें, उनके ऊपर आप उनको स्कॉलरशिप दें, अवामी आगाही का मसला है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनको दें जी तो बिल्कुल। उसमें हम जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी और इतनी मिनरल जो अभी हमने उनके नाम भी अभी तक हमने जो है एक्सप्लोर नहीं किए, जो इसके अंदर मौजूद है। एक और ये गोल्ड और ये कॉपर, ये तो एक वो मेन रेयर है ना, लेकिन बाकी जैसे मोहम्मद अफजल साहब ने जिक्र किया है कि बड़ी कॉमन किस्म की जो मादनियात है, और वो उन्होंने जिक्र किया कि फार्मास्यूटिकल ग्रेड की भी ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी दुनिया में सबसे अहम उसकी क्वालिटी हमारे पास है। अच्छा रफीउल्लाह नियाज़ी साहब, जैसे कि आप ये गुफ्तगू इस वक्त मिनरल्स के हवाले से सुन रहे हो, तो आप ये क्या समझते हैं कि जो लोकल हमारे मिनरल एक्सप्लोरर हैं, जो ठेकेदार हैं, जो इस कारोबार में लगे हुए हैं, उनको क्या मसाइल का सामना है इस वक्त पाकिस्तान में? देखें जी, सबसे पहले तो जो है हमारे पास स्किल्स नहीं है, जो लोकल ठेकेदार उनके पास स्किल्स नहीं है। ठीक है। दूसरा जो इसका एक्सप्लोरिंग का जो इक्विपमेंट है ना जी, वो वाकई एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारे पास नहीं है। जी, तीसरी बात यह है कि हमारे पास
जो इंजीनियर हैं या एजुकेटेड लोग हैं जो माइंस के मुतल्लक हैं उनकी भी कमी है, आपको फिर बाहर से हायर करना पड़ेगा जी। चौथा जो सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल जो है ना वो ठेकेदार इसलिए जाता है कि वहाँ के जो दहशतगर्दी के हालात हैं ना KPK और बलूचिस्तान में, सही, ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक रिजर्वेशन है। सही। तो जब तक आप इन हालात को दुरुस्त नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि कंसोर्शियम की सूरत में लोकल ठेकेदार भी उसमें एंट्री डाल सकते हैं, सही, और बेहतर आप एक उन पे चेक भी रख सकते हैं, क्योंकि फिर आपको इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, या दूसरे अगर वो बायर की फर्म आएगी तो वो आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएगी। लोकल होएगा तो फिर हमारे पास एक जो है हमारा सिस्टम जुडिशरी का, फिर आपने उसको फेस करना होगा। सही। तो इस तरह आपके जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो जाएंगे, और आप उसमें एक बेहतरीन चेक रख सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी आएगी तो फिर उसको उनकी मर्जी के मुताबिक काम वो करेंगे, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। यहाँ जब भी आप कोई कज रवि अगर देखते हैं कि लोकल ठेकेदार जो है वो सही काम नहीं कर रहा, तो फिर आप उसको खींच भी सकते हैं। जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा इमरान इजाज साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में मादनियात के शोबे का पोटेंशियल कितना है, और इसको लोकली एक्सप्लोर करके यहाँ पे इस्तेमाल करने में ज़्यादा पोटेंशियल है, या इसके रॉ मटेरियल के तौर पे एक्सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है, या हम वही रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके यहाँ पे उसको वैल्यू एडिशन करके उसकी प्रोडक्ट जो है वो बाहर भेज सकते हैं? जैसे आज वज़ीर आज़म ने तो ऑफर की है कि आप रॉ मिनरल भी बाहर ले जा सकते हैं, तो आप ये क्या समझते हैं कि कौन सी स्टेज के जो हमारे इसके अंदर कारोबार की इंगेजमेंट है, रॉ में ज़्यादा इसकी वैल्यू है, या हम इसको वैल्यू ऐड करके बाहर भेज सकते हैं? पोटेंशियल क्या है? देखें जी, जो इस वक्त मौजूदा हालात है ना पूरी दुनिया में, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी इकॉनमी की सिचुएशन है, जिस तरह हम इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, एक्सपोर्ट हमारे मुल्क की बिल्कुल बुराई नाम है। सही। इन सारी सिचुएशन में अगर तो बेहतर यही है कि हम लोग इसको में कोई ऐसी एक सिचुएशन बनाई जाए कि हमारे पास ये जो जितने भी जो जखायर हैं इसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। जो आगे दुनिया में चैलेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह टैरिफ दिन ब दिन आप देख रहे हैं, सिचुएशन चेंज हो रही है, मुल्क की डायनामिक चेंज हो रही है, नई पावर्स आ रही हैं, नए ब्लॉक बन रहे हैं, हमें भी उन ब्लॉक्स में शामिल होना चाहिए। बल्कि इसलिए नहीं शामिल होना चाहिए कि हम लोग उसमें कोई अपनी मतलब पब्लिसिटी करें या कुछ करें, हमें उसमें अपने इंटरेस्ट के लिए शामिल होना चाहिए। हमें उसमें ये देखना चाहिए कि आज अगर यूरोप हर मुल्क के साथ फ्री टैरिफ के ऊपर काम करने के लिए, GSP प्लस करने के लिए तैयार है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें आगे बढ़ के उनसे पूछना चाहिए कि बताएं कौन कौन सी ऐसी हमारे मुल्क में ये ज़खायर मौजूद है, बताएं आपको चावल चाहिए, बताएं आपको मैंगो चाहिए, बताएं आपको क्या चीज चाहिए हमारे मुल्क के। देखिए भी आज हमारे अगर बांग्लादेश से बड़े अच्छे रिलेशनशिप या बड़े अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे पिछले चंद महीने में उसमें कोई बर्फ पिघली है और हम बहुत ज्यादा क्लोज उसके हो गए हैं। आज भी हमारी फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है वो यान वहां पे भेज रही है, वहां से आगे वो स्टिच हो रहा है, स्टिच होकर उसकी गारमेंट पूरे यूरोप में जा रही है। देखें हमें उनके बांग्लादेश के साथ बात कर लें, उनको क्या ठीक है जी, जो स्टिच के यूनिट अगर फॉर एग्जांपल आपने बांग्लादेश में लगाए वो हम पाकिस्तान में वो लगा लेते हैं। ऑर्डर आप पकड़ें, आप हमें बताएं, हमारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी यहाँ पे चल रही हैं, हम डायरेक्टली इसका ऑर्डर बना के आपके नाम के ऊपर हम वहां पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। देखें उससे उनकी भी कॉस्ट में फर्क आएगा, बजाय इसके कि एक कॉस्ट शिपिंग की जो एक कॉस्ट हम यहाँ से बांग्लादेश के लिए अब्जॉर्व कर रहे हैं और बांग्लादेश की भी उसके ऊपर एक्सपेंस आ रहे हैं। देखें एक एक्सपोर्ट करने के लिए जो फ्रेट के चार्जेस है वो उसमें इंक्लूड, और अगर डायरेक्ट ऑर्डर उसका हमें पाकिस्तान में उससे मिल जाएगा तो सर उसका फायदा बांग्लादेश को भी है ना, बांग्लादेश हमसे कमीशन ले ले। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है आजकल कंसोर्शियम काम होता है। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मोहम्मद अफजल साहब, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान से ये जो मादनियात के एक्सपोर्ट करने के लिए जो काम है, इस काम के अंदर क्या दुश्वारियां हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वजूहात क्या हैं? क्या हमारी माइनिंग बहुत जो है वो जदीद नहीं है, उसको जदीद बनाने के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए? जी उसमें थोड़ा सा मसला है माइनिंग का भी ना, माइनिंग इतनी जदीद नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो एक ये भी उसमें इशू है। दूसरा उसमें ये भी इशू आ जाता है, हमें मेन जो है ना जो हर्डल्स है सबसे ज्यादा वही होता है, लेक ऑफ नॉलेज है उसमें, टेक्निकल एक्सपर्टीज कह लें, या फिर ये होता है कि बाइक की आप साइकिल नहीं समझ पा रहे होते, ये चीजें आ जाती हैं। और उसके अलावा मेन हर्डल वही आ जाता है, आ जाके सीक्रेट। सही। उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम आ जाता है थोड़ा सा। अब बैंकिंग सिस्टम जो क्लाइंट है वो चाह रहा होता है कि मैं LLC पे काम कर लूँ या फिर मैं क्रेडिट ले लूँ या DD पे काम कर, लेकिन हमारी आगे से कोशिश होती है, हम चाहते हैं हम एडवांस पेमेंट ले लें, फिर बायर को सिक्योरिटी होती है। सही। बायर दोनों की सिक्योरिटी होती है। और
होने की वजह से उन लोगों को हमारे साथ ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है। जी। तो इस वजह से भी कुछ हर्डल्स होते हैं। वही वाली चीज जब हम दुबई भेज देते हैं, दुबई से इंडिया या कोई एक्स कंट्री अपना ठप्पा लगा के उनको भेजती है, तो उस चीज पे मुतमिन हो जाते हैं। सही। तो बस इंटरनेशनल लेवल पे हमारा थोड़ा सा रेपुटेशन का भी फर्क है। हाँ, ये भी इशू है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है जी। जी ठीक है अफजल साहब, ये भी प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की। पाकिस्तान को इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अशद ज़रूरत है। इसी हवाले से SIFC भी अपना जो किरदार अदा कर रही है मुख्तलिफ हवालों से। यही उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ये इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ है, जिसमें गैर मुल्की मंदूबीन को जहाँ खुश आमदेद कहा गया है, और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हम पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स को खुश आमदेद कहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स के कारोबार में दिलचस्पी लें, यहाँ पे अपने माइनिंग का कारोबार करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। शुरका ने इस हवाले से बातचीत की है। शुरका का भी कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, और ख़ास तौर पे नॉन कन्वेंशनल एरियाज़ पे जिनके ऊपर पहले काम नहीं हो रहा, जैसे कि ये मिनरल्स का काम है। लेकिन इस शुरका ने भी इस बात पे जोर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसके अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है, इसको ख़त्म करना चाहिए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सब लोगों को ऑन बोर्ड लेके वन पॉइंट एजेंडा ऐसा बनाना चाहिए जिससे पाकिस्तान जो है माशी तौर पर आगे बढ़े। चूँकि जब पाकिस्तान माशी तौर पर आगे बढ़ेगा तभी मामलात जो है वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये भी एक बहुत अहम तरीन पाकिस्तान के अंदर शुबा है, वो टेक्सटाइल का है, और एक वक्त में हम पूरी दुनिया के अंदर टेक्सटाइल के बेहतरीन मैन्युफैक्चरर रहे हैं। और इसी हवाले से हम आगे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो नईम करीम साहब, ये इस पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल का मामला है, ये क्यों गड़बड़ हो गया? एक वक्त में तो हम टेक्सटाइल के चैंपियन रहे हैं, हमारे कपास पे भी हम चैंपियन रहे हैं, फिर टेक्सटाइल के फिनिश गुड्स के भी रहे हैं। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान एकदम पीछे चला गया? सर, प्रायोरिटी चेंज कर दी ना हमने बेसिकली प्रायोरिटी जब चेंज करते हैं और हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स में जब चले जाते हैं ना, तो यही होता है। बात ये कि जब हम नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिसीज को बना के उसको फॉलो करेंगे और अगली आने वाली हुकूमत उसको फॉलो करेगी, तो फिर आगे चले। हम पहले तो आइडियलाइज करते हैं ना कंट्रीज को, बड़ी बड़ी को, जी हम तो उसकी तरह बनना चाहते हैं। आप पहले मुझे बताएं, इतने बड़े बड़े शहर किसी दुनिया में हैं? शायद 2-4 मुल्कों में होंगे, लेकिन उन्होंने डेवलप किए हुए हैं। आप शहरों को सोसाइटीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो जाती है। आपको डिफाइन कर ले एक शहर की हदूद के, भाई ये 10 किलोमीटर के अंदर ये शहर है, इसके बाद जो है अगला शहर जो इतने किलोमीटर के बाद होगा, बीच में एग्रीकल्चर लैंड होगी, उसके बीच में इंडस्ट्रियल लैंड होगी। दुनिया के एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती रहेगी, एग्रीकल्चर भी होती है। कि हम मार यहीं पे खाते हैं, या हम एक डगर पे जब चलता है, एक सोसाइटी बनाना शुरू करता है, तो 100 सोसाइटीज वाली लाइन में लग जाते हैं। एक CNG बनना शुरू होता है तो 600 CNG बनना शुरू हो जाते हैं। आप एक शादी हाल बनता है, हम पैटर्नाइज नहीं करते, हम उसको कानूनी तौर के ऊपर उसको लीगलाइज नहीं करते चीजों को। और मसला फिर वही है कि चीजें लिंक के सारी पॉलिसीज के साथ, चीजें लिंक है पॉलिटिक्स के साथ, चीजें लिंक है पार्टी बेस्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो हम जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में चले जाते हैं, पॉलिटिकल फेवरेटिज्म में चले जाते हैं, तो चीजें डिफरेंट हो जाती है ना। हमें नेशनल इंटरेस्ट की जो पॉलिसीज है, मेरी हमेशा पहले भी होती है कि उसको हमें सबको फॉलो करना चाहिए। वो सबके भले के लिए बनी, वो सबसे पहले मुल्क के भले के लिए बनी। बाकी चीजों को आप करते हैं, आप अपनी पार्टी को प्रायोरिटाइज करते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर को हमने बिल्कुल 100वें नंबर पे डाल दिया, पहले नंबर से उठा। सही तो सही। उसमें क्या होगा जी बिल्कुल। कपास की आज देख लें क्यों आपका वो रो रहा है। कपास का जो प्रोड्यूसर है, रो है, उसको वो प्राइस नहीं मिलती, वो प्रोड्यूस करना छोड़ दिया उसने। सही। यही हुआ हमारा गन्ने के साथ, यही हुआ हमारा इसके साथ गंदम के साथ। जी बिल्कुल। आज शोभा जो इस वक्त इनातात का शिकार है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा रफीउल्लाह नियाज़ी साहब, ये जैसे पहले भी जिक्र हो रहा है कि हम टेक्सटाइल के चैंपियन रहे हैं, लेकिन इस वक्त टेक्सटाइल का जो हाल है
वो आपके सामने है। फैसलाबाद में आप देखें हज़ारों हज़ारों जो वर्कर थे एक एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट भी चल रही थी, हमारी एक्सपोर्ट भी चल रही थी। लेकिन अब ऐसा वक्त हम देख रहे हैं कि एक तो पहली बात ये कपास बहुत ज़्यादा होती थी, अब कपास की काश्त बहुत कम हो गई है, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे क्यों रह गए हैं? जी अलवी साहब, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जिन एरिया में जो ये कपास ये बीजी जाती थी वहाँ पे आपने शुगर मिलें लगा ली, बिल्कुल। किसान जो है ना वो कन्वर्ट कर गया उधर उस तरफ चला गया। देखें ये जितना साउथ एरिया है ना, साउथ पंजाब का, वहाँ पे ये कपास की बेहतरीन फसल होती थी, खानेवाल से लेके बल्कि मियाँ चनू सहीवाल से लेकर ऑनवर्ड वहाँ तक मुल्तान बल्कि पूरे सिंध तक जी। लेकिन बदकिस्मती से जब कैपिटलिज्म का दौर आया या कैपिटल सरमायादाराना निज़ाम आया या सरमायादार लोग बरसदार आए तो उन्होंने इंडस्ट्री वहाँ पे शुगर मिल लगानी शुरू कर दी, वहाँ पे ज़मीन खरीदनी शुरू, जैसे जहांगीर तरीन साहब जैसे लोग, तो वहाँ पे कपास जो है ना उसकी बजाय गन्ना आ गया, और जहाँ पे गन्ना काश्त करना चाहिए था वहाँ पे कोई और फसलें काश्त करनी शुरू कर दी। एक तो ये कि हम वो इंटरनेशनल लेवल की बेहतरीन हम कपास जो है ना वो नहीं पैदा कर सके, प्रोड्यूस नहीं कर सके। दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी का इशू है। अभी मैं चूंकि फैसलाबाद से मेरा तल्लक है, मैं आपको वुड यू बिलीव के 168-70 के करीब जो ये इंडस्ट्रियल जो कॉटन कंसर्न है वो बंद हो गई है इसी दौर में। ये दो साल की मैं बात कर रहा हूं। 187, हाँ, चूंकि एनर्जी नहीं है और बेरोजगारी बढ़ गई है। आप बिल्कुल ये फैक्ट्स एंड फिगर उठा के देख लें। इमरान खान साहब आए तो उन्होंने कहा देखें जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एग्रीकल्चर लैंड ही रहना पड़ेगा, बिल्कुल उसको आप ना हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट करें, बिल्कुल इसकी कानून साजी हुई है, ये कैबिनेट ने इस पे फैसले दिए हैं। सही। और दूसरा ये हुआ कि जो बीमार यूनिट थे टेक्सटाइल के फैसलाबाद में या इर्द गिर्द वो सारे उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आए। आप यकीन कर वुड यू बिलीव कि मैं बिल्कुल इस चीज का शायद हूं कि मजदूर जो नहीं मिलते थे। अब मजदूर जब से ये स्लम्प आया इसका, जब से ये टम्बल हुआ है तो वो इसमें टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, मजदूर बेचारे वो बेरोजगार हो रहे हैं। ये एक तो ये इशू है। तीसरा मैंने एनर्जी का भी बात की। चौथा ये कि ये बिल्कुल ठीक है उनकी अपना नईम करीम साहब की बात कि जब तक आप एक नेशनल पॉलिसी जो है ना उसको फ्रेम नहीं करेंगे और उसको बिल्कुल ये कारोबार आगे नहीं बढ़ पूरे तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को आप ऑन बोर्ड हैं। बल्कि मैं कहता हूं कि अगर आपने मुल्क को संवारना फिर एक नेशनल गवर्नमेंट हुकूमत बना लें जिसमें तमाम लोगों ने चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं सबको लेके आए, उनको कहें आप क्या चाहते हैं मांगी हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी तो इसके साथ बगैर ये जो हमारी मईशत आगे नहीं बढ़ सकी। अच्छा इमरान इजाज साहब, यहाँ पे बात हो रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो आपकी क्या समझती है कि 187 यूनिट जो टेक्सटाइल के बंद पड़े हैं, किसी जमाने में हमारी ये मदर इंडस्ट्री होती थी, तो अब इसकी रिवाइवल कैसे मुमकिन है? क्या ऐसे मसाइल पैदा हो गए हैं कि हम टेक्सटाइल के अच्छे खिलाड़ी थे और अब हमसे कुछ नहीं हो पा रहा? देखिए जी, ये वही सिचुएशन है जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि अभी जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में जितना हम लोग एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री जो है ना उसको हम उठा लेंगे तो मौजूदा हालात में हम उसका फायदा उठा सकते हैं। बांग्लादेश एक आपके पास बहुत अच्छा एडवांटेज है, दूसरे नंबर पे चाइना आपके साथ है, रशिया पूरा लैंड स्ट्रक्चर, आप पाकिस्तान से अगर रोड कनेक्टिविटी में जाएं तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए किसी भी मुल्क में अगर उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वो होती है उसकी एक्सपोर्ट। बदकिस्मती से हमारी सिर्फ इंपोर्ट में हम लोग बहुत ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी बिल्कुल कोई पॉलिसी नहीं है, जीरो पॉलिसी। और बात किस्मती से इस वक्त जिस तरह की पॉलिसीज या जिस तरह की हुकूमत एक पॉलिसी बनाना चाह रही है वो कभी उसमें पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाते हैं, कभी हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा, अगर आप किसी टेक्सटाइल मिल या ऑनर से किसी से बात करेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल उसके पास पूरी दुनिया से पहले किसी वक्त में ऑर्डर आते थे, अमेरिका से, यूरोप से, GSP प्लस का हमने एडवांटेज उठाते होते थे, लेकिन आज हमारी बेडशीट क्या, हमारी गारमेंट क्या, कुछ भी हमारा जो है वो यूरोप में नहीं आ रहा है। इवन अगर कुछ आता भी है तो वो मेड इन बांग्लादेश आ रहा है या मेड इन इंडिया आ रहा है या उसके ऊपर कोई XYZ कोई स्टैंप लगा के उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जबकि मेरी नजर में ये है कि हमें एक्सपोर्ट के लिए एक पॉलिसी बनाना चाहिए और वो पॉलिसी का नाम हो मेड इन पाकिस्तान। सही, दैट्स ऑल, बिल्कुल ठीक। हम लोग एक मेड इन पाकिस्तान के नाम से एक पॉलिसी अडॉप्ट करें और कोशिश करें कि हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में लॉन्च करें। ना दें दुबई वालों को कार्गो अपना, आप ना दें दुबई वालों को मैंगो, ना आप किसी जगह के ऊपर बांग्लादेश को ना करें रॉ एक्सपोर्ट, आप एक पॉलिसी बनाएं
आप पॉलिसी बना के अपने जो जितने भी ताजर हैं इन सबको एक पेज के ऊपर लाएं, उन्हें कहें यार आप बताएं कौन कौन सी दुनिया में किसकी जगह पे आपको हमारी तरफ से कोई सर्विसेज चाहिए या हमारी तरफ से कोई आपको कुछ ऐसा चाहिए। देखें आप हमारी जब फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी तभी कोई मुल्क हमारे में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है इमरान जाज साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी होनी चाहिए। मोहम्मद अफजल साहब, आप ये जो मेड इन पाकिस्तान वाली पॉलिसी का जिक्र किया इमरान एजाज साहब से, बड़ी आइडियल बात है। इस तरफ हम कैसे जा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करें, और खासतौर पे जो लग रही इम्पोर्ट आ रही है और ऐसी इम्पोर्ट आ रही है कि जिसकी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो इन मामलात से कैसे निपट सकते हैं? इसमें बेसिकली इसमें यह है कि कोई भी चीज है अगर उसको हमें बेहतर करना है तो उसके लिए यही है कि उसकी फिनिशिंग है, प्रोडक्ट का बिहेवियर है, वो अच्छा किया जाए। अब देखिए अब होता ही है जैसे कि कपास की हम बात करते थे, जैसे कि पीछे डिस्कस हो रहा था, वो कपास इधर से रहा जाता है, चाइना चला जाता है, चाइना उसको रिफाइन करता है, रिफाइन करके चाइना अपना ठप्पा लगाता है, अपना मार्जिन शामिल करता है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रिपल ऐड होती है, तो वो फिर वापस आपको यान की शक्ल में डबल ट्रिपल रेट पे आपको वापस मिल जाता है। आप फिर वही यान जो है ना आगे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसमें आ जाती है कि हमारी जो संतकारी है वो उतनी पायदारी या उतनी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है हमारे पास। फिर होता यह है कि मेड इन पाकिस्तान वाली बात तो अच्छी की है, लेकिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड बिजनेस जो चलता है वो 3PM ही चलता है। अब जबकि क्लाइंट ये कहता है कि हम आपको अपनी चीजें देते हैं, पैकेजिंग आपको प्रोवाइड, आप हमें पैक करके देते हैं। अब उसमें हम भी ये चीज देख रहे होते हैं कि आया कि हमारे लिए सहूलत है। उसकी वजह ये, अगर हम पैकेजिंग की तरफ जाते हैं तो पैकेजिंग की सबसे बड़ी मार्केट है चाइना की। सही। अब चाइना बहुत सस्ती बनाता है पैकेजिंग, अगर हम खुद से बनाए तो हम बना नहीं सकते। अब उसमें छोटे बड़े बिजनेसमैन दोनों की बात आ जाती है। अब देखिए अगर छोटे बिजनेसमैन की बात करता हूँ तो वो अगर अपने ही प्रोडक्ट लॉन्च करने में जाए तो उसका करोड़ों लग जाए। अगर उसको बंदा अपना ब्रांड दे दे, उसको अपने डेवलप दे दे, बस वो चीज डालेगा तो वो कम रिसोर्सेज में अच्छा काम करेगा और उसकी लेबर भी उस चीज पे खुश हो जाएगी और उसकी हानि होगी। एक तो ये चीज भी फंडिंग की कमी की वजह से भी जी ठीक है। जी ठीक है। अच्छा नईम करीम साहब, ये जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर भी 29% लग गया, चाइना के ऊपर भी लग गया, तो इसके हमारी इलाकाई जो एक तिजारत है, इंटरनेशनल तिजारत है, इसके ऊपर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? सर दोनों सूरतें हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह पे हैं, प्लस माइनस दोनों इसके अंदर से टैरिफ से हम निकाल सकते हैं। मैं तो समझता हूँ, मैं एज ए बिजनेसमैन भी, एज इकोनॉमिस्ट भी, मैं तो चाहूँ तो बिल्कुल इसका 90% प्रॉफिट लाइस वक्त उसमें पॉजिटिव में जा सकते हैं। हम वही एक्सपोर्ट जो है ना अपनी नेबरिंग कंट्रीज को करें, हमारे यहाँ पे मार्जिन हमें ज्यादा मिलेंगे, हमारे पास यहाँ पे फ्रेट कम होगा, हमारे पास ये तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, इस तरह की कितनी स्टेट्स हैं जिनके पास हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अमेरिका का कितना फ्रेट पड़ता है हमें देखें, हमने बस एक वो बना लिया हुआ है अपने सर के ऊपर, हमने सवार कर लिया हुआ कि अमेरिका को हम कुछ नहीं भेजेंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, हमारे पास इतनी पहले तो इतनी एक्सपोर्ट होना कि हम इतनी एक्सपोर्ट को कर सके, पहले हम आइडेंटिफाई कर लें क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हैं जिनको हमने आगे लेके जाना है, फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग है, एक्सप्लोर करना है, फिर प्रोसेसिंग करना है, फिर हमने उसको एक्सपोर्ट करना है। ये सारी चीजों को चैनलाइज करने की जरूरत है। SIFC का बनाना एक मतलब उसको यूटिलाइजेशन उस पूरे डिपार्टमेंट की करना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हम उसको 100% उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बात वही है कि हमें मैं तो इसको टैरिफ को समझता हूँ कि कोई इम्पैक्ट इसका नहीं आना चाहिए एक्सपोर्टर्स के ऊपर, और एज ए कंट्री एज ए नेशन हमें गवर्नमेंट को इसको जो है ना सपोर्ट करना चाहिए एक्सपोर्टर्स को इस मामले में कि जी अगर आप अमेरिका को दे रहे थे, अगर आप ये अजरबैजान को देते हैं तो हम आपको ये भी रिबेट भी इस पे देने के लिए, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप अपनी एक्सपोर्ट को हम अदर ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक है, नई मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा रफीउल्लाह नियाज़ी साहब, ये जो गेम चली है टैरिफ की अमेरिका की तरफ से, तो आप ये क्या समझते हैं कि इस चाइना को सबसे पहले उन्होंने थ्रेट किया, तो इसके क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आ सकते हैं? देखें जिस तरह इमरान एजाज साहब ने फरमाया ना कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है, लिहाजा हम पिस रहे हैं। अब चाइना और उसका जो आपस में कंपटीशन है, दोनों की जो है ना वो एक्सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा, उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क उन मुल्कों को पड़ेगा जिनकी इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है। देखें हमारे पास आप नई मंडियां तलाश करें। मैंने जैसे पहले फेज में ये बात कही है कि चाइना आपसे नाराज है, रशिया आपसे नाराज है, और ये अजरबैजान, ताजिकिस्तान, ये जितनी भी हैं सेंट्रल एशिया की रियासतें सारी जो है ये रशिया के ज़ेर असर हैं। और
इंडिया आपके खिलाफ है। आज से यानी जो न्यू रेवोल्यूशन आया है उसमें बांग्लादेश में, उससे पहले वो प्रो इंडियन थे। जैसे इमरान इजाज साहब कह रहे थे ना कि आप बांग्लादेश के साथ, भाई अभी तो बांग्लादेश की आप उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। हमारे जो तल्लकात उनसे उनका रिवाइवल अभी तक नहीं हुआ। हमारे पास बहुत सारे इशू हैं। चाइना जो है ना इसमें वो वाइटल रोल प्ले करे, क्योंकि हमने उनका 60 अरब डॉलर लगवाया सी पैक पे, उसने अपना रूट एक को चेंज करके अफगानिस्तान की तरफ ले गया और वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है रशिया के साथ मिलके, क्योंकि सबकी जो स्टेक्स हैं वो एक जैसे हैं मेरे ख्याल में। तो ये देखें दुनिया की सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन ये 3 मुल्कों की है, यानी 1 अरब 40 करोड़ किसका है, ये चाइना का है। 1 अरब 43 करोड़ किसका है, ये इंडिया का है। 1 अरब 46 करोड़ किसका है, ये रशिया का है। पीछे क्या बचता है? आपके पास सिर्फ एक यूरोपियन यूनियन है, जीएस प्लस जो है वो है, उसमें आपकी इतनी एक्सपोर्ट नहीं है कि आपका सर्वाइवल हो सके। लिहाजा आपको यह है कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, इंपोर्ट कम करनी होगी। बिल्कुल इमरान इजाज साहब ने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा इमरान इजाज साहब, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो एक तनासब है उसकी बात हो रही है कि इस वक्त इंपोर्ट का जो तनासब ज्यादा है, एक्सपोर्ट हमारी कम है, तो आप ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है वो क्या स्टेप्स ले, किस तरीके से अपनी मार्केट को आगे लेके जाए और एक्सपोर्ट की तरफ जाए, और हुकूमत की तरफ से कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए जिससे हमारी एक्सपोर्ट की जो मार्केट है वो बड़ी हो सके? देखें जी, सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। उसमें जितने भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर है, चाहे आफ्टमा है, चाहे होजरी मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, इन सबको बिठाया जाए एक टेबल के ऊपर। ठीक है, बेशक हम नहीं कहते कि आप इनको किसी पॉलिटिकल जमात के साथ बिठा दें या कुछ भी कर दें। मेरे ख्याल में इस वक्त जो विन विन सिचुएशन चल रही है, अब सबको पता है कि कहाँ से चीजें फाइनल हो रही है और कहाँ से हम लोगों ने फौरी और क्विक एंड देयर आंसर लेना है। इन सबको बिठाएं सर एक टेबल के ऊपर और इनसे बात करें, इनसे पूछा जाए कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, किस जगह के ऊपर आप आके फंस रहे हैं, क्या आपको किस मुल्क में हमारी तरफ से कोई ऐसी रिलेशनशिप की जरूरत है जिससे हम उनके साथ कोई डील करके फ्री देखें। सऊदीया का डेलीगेशन आ गया, बेलारूस का डेलीगेशन आ गया, आजरबाईजान का डेलीगेशन आ गया, तुर्की के सदर आ गए, लेकिन सर हम तो वहीं खड़े हैं ना। हमारी तो चीजें कोई ना, ना तो हम एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं उनकी तरफ से। आज हमारे साथ उनके साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इवन के उसके साथ हमारा वीजा फ्री एग्रीमेंट ही नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे ताजिर यहाँ रुलते फिरते होते हैं, उनको बाहर से वीजे नहीं मिलते। आपकी बात बिल्कुल कर रहे हैं। आज आप एक यूरोप के वीजे की बात करें, आप किसी ताजिर से जाके पूछें, चाहे वो एक दफा ट्रेवल करके यूरोप गया हुआ है, वो दूसरा वीजा लगवाने के लिए जाता है तो उससे 100 किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। इमेज का मसला है, पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। अगर हम इन चीजों पे काम नहीं करेंगे तो सर ये सब चीजें यूजलेस हो जाएंगी एक वक्त में। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमरान इजाज साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें पाकिस्तान के अंदर एक तो अगर हमने मईशत को आगे बढ़ाना है तो फिर हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, फिर पाकिस्तान का इमेज जो है वो बाहर बेहतर बनाना होगा ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सके और हमारा अपना जो माशी मामला है वो बेहतर हो सके। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है और मैं अपने मेहमानों रफ़ीउल्लाह न्याज़ी साहब, मोहम्मद अफजल, इमरान इजाज और नईम करीम साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।